विल स्टार्ट एट 6:55। ठीक है जी, 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बेटर के स्टे ऑनलाइन। 10 मिनट इज नॉट अ बिग टाइम टू जस्ट क्विट एंड देन लॉग इन अगेन। तो आई रिकमेंड कि लॉग इन रहें फिर। ठीक है, हाँ वैसे अगर पानी शानी पी के आना है तो पी आए, नो प्रॉब्लम।
ओके जी, सो आई गेस स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है जी? कैन यू हियर? ओके ग्रेट। हमने आई गेस ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। वी डिस्कस्ड इट अप टिल हाउ firms can minimize their impact on their environment. Then I told you that this is not benefits of economic, this is benefits of environmental sustainability. Environmental sustainability जो है इसका क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। वैसे तो स्टेक होल्डर्स पे हम एक पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स पे हम थर्ड चैप्टर में बात करेंगे। स्टेक होल्डर कहते हैं किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को, किसी भी ऐसे इदारे को, किसी भी ऐसी कंपनी को, किसी भी ऐसे एंटिटी को जो एक इदारे के ऑपरेशंस को या अफेक्ट करे या उसके ऑपरेशन से अफेक्ट हो, इसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंडिविजुअल दैट मे अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन और इज अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन, ठीक है ना, इसे हम उसका स्टेक होल्डर कहते हैं। सो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के फ़ायदे क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब एक बिजनेस ग्रीन बिजनेस होता है तो इसके बेनिफिट्स जो हैं ये एक रेंज ऑफ स्टेक होल्डर को जाते हैं। एनी बिजनेस दैट पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी और इज अ ग्रीन एक्टिविटी, they ensure that all the process, all the products and all the manufacturing activities are adequately address current environmental concern while maintaining a profit. ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं ग्रीन बिजनेस। ग्रीन बिजनेस इज अ बिजनेस, ग्रीन बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो अपनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन डू वी कॉल अ बिजनेस अ ग्रीन बिजनेस और व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक अ बिजनेस अ ग्रीन बिजनेस? तो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को ग्रीन बिजनेस बनाते हैं? ठीक है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आया नहीं अभी तक, लेकिन अगेन आने के चांसेस हैं एग्जामिनेशन के अंदर। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट मेक अ बिजनेस अ ग्रीन बिजनेस। फॉर एग्जांपल, ऐसा बिजनेस जो अपनी एक्टिविटीज़ में सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है एनवायरनमेंट का ख्याल रखना। जिस हालत पे एनवायरनमेंट बिजनेस की पहुंच चुकी है उसे मज़ीद ख़राब ना करना, इसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सप्लाई करना, सप्लाइंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन द प्लेस ऑफ नॉन ग्रीन प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इज़ ग्रीनर दैन ट्रेडिशनल कॉम्पिटिशन, जो दूसरे इदारे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा ग्रीन बिजनेस एग्जीक्यूट करता है। हैज़ मेड एन एंड्यूरिंग कमिटमेंट, एंड्यूरिंग कहते हैं लास्टिंग, हैज़ मेड अ लास्टिंग कमिटमेंट for the success of the business and to comply environmental principles in business operations। environmental principles को business के operations में use करना, इसके ऊपर इसकी एक enduring commitment है, इसे कहते हैं lasting commitment। so ये basically वो conditions हैं जो एक business को green बनाती हैं। they are the conditions that make a business a green business। so ये एक अलग question है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। then what are the key benefits to stakeholders? किसी भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं उसके स्टेक होल्डर्स को उसके फ़ायदे क्या होते हैं? ऐसा बिजनेस जो सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली लेता है और इट प्रोड्यूस एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इट इंक्रीजेज इट्स चांस ऑफ बीइंग एबल टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस एट अ करंट और इन्हांस्ड लेवल। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के काबिल हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे बिजनेस को कस्टमर्स जो हैं वो बड़ा फेवरेबली देखते हैं। such business is looked on very favorably by the customers, okay, and that might lead to increased sales and increased profits obviously। shareholders and employees will benefit from the continued success of the business। suppliers will benefit from long-term ethical trading agreements। government will benefit as the action of the company will help the government meet its environmental obligations। गवर्नमेंट भी चाहती है ना कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, तो फिर गवर्नमेंट भी इससे अपना फ़ायदा उठाएगी कि बिजनेस जब एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा तो गवर्नमेंट जो है वो उसको यूज़ कर सकती है
अपनी ट्रीटीज़ के अंदर, ट्रीटीज़ कहते हैं एग्रीमेंट्स के अंदर, और गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू जो है वो उससे बेहतर कर सकती है। जी अभी हुई है वैसे, इट्स जस्ट स्टार्टेड, it has just started a few minutes back. So benefits of stakeholders जो हैं ये बेसिकली, अब स्टेक होल्डर पे हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे जाके थर्ड चैप्टर में। स्टेक होल्डर कहते हैं एनी इंडिविजुअल, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटिटी दैट इज अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ फर्म। आपके ऑपरेशंस जो हैं वो किसी दूसरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, आप उसके स्टेक होल्डर, वो आपके स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो कस्टमर भी स्टेक होल्डर है, और जब कस्टमर आपको फेवरेबली देखेगा तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ को फायदा होगा। Suppliers will get benefit through the lasting and ethical trading agreements. All of these are the benefits. ये क्वेश्चन है मार्च 2018 का, ये सवाल आया था पेपर में मार्च 2018 में, क्वेश्चन अपेयर्ड, 12 नंबर का सवाल था ये पेपर में, और इट्स अ प्रैक्टिस क्वेश्चन नाउ ओवर हियर। यहाँ पे हम इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट्स अ क्वेश्चन वर्थ 12 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या है जी, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आपसे वो पेस्ट के जो चारों फैक्टर्स हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन तलब की जा रही है कि बताएं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे बिजनेस के डिसीजन को। इन द मीन टाइम अजान हो रही है, आप ज़रा ये पढ़ लें एक दफ़ा ये केस, ठीक है, यहाँ तक केस है, ये 2-3 पैराग्राफ ज़रा पढ़ लें एक दफ़ा प्लीज़ जल्दी से। वालेकुम नवीद, आई एम गुड, थैंक यू।
ओके जी, पढ़ा केस? क्वाइट इंटरेस्टिंग। केस कहता है जी, फ्लेवरसम एक अमेरिकन बेस्ड फास्ट फूड चेन है that has gained worldwide recognition due to its unique taste, exemplary ambience, economy meals. It is considering to exploit an opportunity to expand its business in major cities of Zanata. Zanata एक developing country है where demand for fast food is ever increasing during the last decade. Local as well as international fast food chains have enjoyed substantial profits. Despite widening wealth gap से क्या मुराद है? ये इकोनॉमिक फैक्टर है। अब आप साथ साथ फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई करते जाएं। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग डिमांड जो है ये सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर है, ठीक है। वाइडनिंग वेल्थ गैप ये इकोनॉमिक फैक्टर है। फास्ट फूड हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग्स लोअर एंड मिडिल क्लास। हाउएवर, social awareness groups are pressurizing health ministry to revisit public health policy by introducing stringent regulatory on food industry. ये लीगल फैक्टर्स हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। This incentive is strongly being opposed by local business community. In the past few years, Zanata has seen high inflation rate, economic factor. Government is considering to raise the minimum wage rate by 25%. ठीक है, ये भी आपका लीगल फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट लॉज में फॉल करता है। बर्गर बडी, a legal local fast food chain, is gaining popularity because of its social contribution. ये इकोलॉजिकल फैक्टर में आ सकता है, लेकिन खैर हमने सिर्फ पेस्ट एनालिसिस करना है तो हमने पेस्टल नहीं करना, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है। मोबाइल फोन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो ठीक है ना। ये तो आप देखें चारों फैक्टर्स जो है वो केस के अंदर ही मौजूद है। ऑल द 4 फैक्टर्स आर समवेयर इन द केस, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली एक टाइम में एक से ज़्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, बट ये इंपॉर्टेंट है देखें कि सारे फैक्टर्स इक्वली अफेक्ट नहीं करेंगे। लाइक इस केस में ये मुमकिन है कि इकोनॉमिक फैक्टर या सोशल फैक्टर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन एक वक्त में मल्टीपल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये देखें, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं? गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टैक्स हॉलीडेज ऑफर करके। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स इंसेंटिव में प्रेशराइज गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द पॉलिसी। गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू रेज मिनिमम वेज विच वुड इंक्रीज। अब चूंकि हमने पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स को इकट्ठे डिस्कस करना है तो ये बेसिकली लीगल फैक्टर आप पॉलिटिकल फैक्टर में ही डिस्कस करेंगे। मिनिमम वेज रेट जो है लीगल फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट लॉज में आता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में डिमांड फॉर द फास्ट फूड इज ग्रोइंग, वाइडनिंग wealth gap, Zanata is facing high rate of inflation, adverse impact on the economy. Social factor के अंदर trend on habits of eating fast food among middle and lower classes have changed. You see, pressure on health ministry to revise health policy, which may adversely impact the business prospects of fast food. Social contributions are appreciated by the consumers. Technological factors बहुत कम है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है फास्ट फूड चेन्स के अंदर। एंड सेकेंडली, यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज इज ऑल्सो ऑन राइज। तो ये 12 नंबर का सवाल है। सोशल कंट्रीब्यूशन कहते हैं बेसिकली, वैसे तो ये इकोलॉजिकल फैक्टर है चूंकि, लेकिन इकोलॉजिकल फैक्टर जो है कि आप एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी, ये इकोलॉजिकल फैक्टर है ना, व्हाट आर यू गिविंग टू द एनवायरनमेंट। वैसे तो ये इकोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे उसने सोशल फैक्टर में ही से कवर कर लिया है। सोशल कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है दैट व्हाट आर यू गिविंग टू द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे KFC क्या करता है, अपने मील्स के साथ वो कहते हैं कि जी हम पर मील 10 रुपीज़ जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है, डिजर्विंग पीपल को। सो दैट इज सोशल कंट्रीब्यूशन। साइन बोर्ड्स, ये बिल बोर्ड्स जो आप सड़कों पे देखते हैं लगे होते हैं ना, साइन बोर्ड्स ये कहलाते हैं। साइन बोर्ड्स जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं ना एडवर्टीजमेंट के। ओके, दूसरी एग्जांपल देखें। Identify 5 external factors that would necessitate changes in the strategies and policies of business organizations. Give 2 examples of changes relevant to each of the external factors. ये knowledge based question है। कोई से 5 फैक्टर आइडेंटिफाई करें जो कि बिजनेस स्ट्रेटजीज को चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, और उनकी साथ एग्जांपल्स भी देनी है। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक पेस्ट में से
पेस्टल में से अभी तक पेपर में सिर्फ एक सवाल आया है और वो ये वाला सवाल आया है. दिस वाज द ओनली क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन सो फार, एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 12 मार्क्स, 12 नंबर का सवाल था. आगे आ जाए. Okay, so far we have concluded PESTEL. We discussed all the levels of all the factors of PESTEL analysis. Now we are going to talk about competitive forces. अब हम बात करेंगे competitive forces की. Competitive factors वो factors हैं जो एक industry के behavior को define करते हैं. Competition basically determine करता है that how will you operate. Not all of them. हाँ, लेकिन ये है कि main कम से कम 3-4 तो आनी चाहिए. ठीक है. टेस्ट में आपका यहाँ तक एग्जामिन होगा, यहाँ तक पेज नंबर 58 तक, यहाँ तक है आपका टेस्ट इस चैप्टर का पहला हाफ. ठीक है. कंपैरेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेस के कंपटीशन को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं. इसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारी कंपैरेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है. डिस्पाइट ऑल द इंटेलिजेंट टेक्निक्स, फ्राइडे को होगा इंशाल्लाह. Despite all the intelligent techniques, they may be available to get information, but it becomes very difficult to compete. For example, Kenya flower industry, for example, whilst willing to give general information on their production and marketing, are very reluctant to give away their trade secrets. इसी हर इंडस्ट्री के कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं. इसी तरह other industries like diamond industry are very exclusive in their sense that few companies dominate, the most famous being De Beers. इंडस्ट्री कहते हैं बेसिकली, जो लफ्ज इंडस्ट्री है इसका मतलब होता है कि अलाइक ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग अलाइक प्रोडक्ट्स. एक जैसे इदारे एक जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें तो हम इंडस्ट्री कहते हैं. दैट इज नोन एज इंडस्ट्री. ठीक है. जैसे ये फ्लावर इंडस्ट्री है, इसी तरह डायमंड इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं. Despite any successful organization has to look at the competition, moreover be aware how the nature of competition can guide its strategy. आपका जो कंपटीशन है ये डिफाइन करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी. जैसे अगेन ये सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ कमेंट्री है. दीज 2 पैराग्राफ्स आर ओनली कमेंट्री. असल कहानी जो है वो शॉर्ट से स्टार्ट होगी, असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी. ठीक है. ये सिर्फ कमेंट्री. जैसे एग्जांपल देता है कि कीनिया की जो फ्लावर इंडस्ट्री है, इट इज फेलिंग इंक्रीजिंगली स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम जिम्बाब्वे. इट रिस्पॉन्स हैज टू बी रैपिड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट्स चांस. While Kenya may have been a market leader with the appropriate strategy. जी मैंने बता दिया बेटा, ये पूरा जो हेडिंग 7.7 बिफोर 7.1 ये सारी की सारी कमेंट्री है. इसमें से सवाल तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है. फॉर एग्जांपल, किस तरह कंपटीशन एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है. ठीक है ना. तो जिम्बाब्वे एक मार्केट चैलेंजर है, कीनिया एक मार्केट लीडर है. ठीक. तो कीनिया इज नाउ थिंकिंग मोर इन द फ्यूचर टू गो विद अ नीश स्ट्रेटजी. हम डिस्कस करेंगे नीश स्ट्रेटजी क्या होती है एज अ काउंटर एक्शन. तो बेसिकली एज वी सॉ अर्लियर, अनफॉर्चुनेटली हमने कहीं नहीं देखा, ये जहाँ से पैराग्राफ चोरी किया है वो एग्जैक्टली जुमला वो उठा के डाल दिया है. वी नेवर सॉ कि कीनिया वेजिटेबल्स का क्या केस था. Again, you see, this is nothing but commentary. Just read it. वैसे यार एडिशनल पैसेज ऐड कर दिया है, फायदा कोई नहीं. इस किताब में से बहुत टाइपोज हैं, बहुत ज़्यादा टाइपोज हैं. देखो ना कितना ये बुरा कमेंट डाला है. एज वी सॉ अर्लियर, दिस सर्टेनली वाज द केस विद कीनियन वेजिटेबल्स. हमने कहीं नहीं पढ़ा कीनियन वेजिटेबल का केस, सो वी नेवर सॉ दैट. ओके. एनवायरमेंटल एनालिसिस में हमने एक मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, पेस्ट एनालिसिस. फिर माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल आइडेंटिफाई किया टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अगेन पेस्ट का भी पर्पस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और 5 फोर्सेस का भी पर्पस अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है. इन एडिशन वी ऑल्सो कंडक्ट अ पोजीशन एनालिसिस. पोजीशन एनालिसिस कहते हैं वो फैक्टर्स जो एक इदारे के अंदर पाए जाते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. तो बेसिकली एनालिसिस जो है वो 2 लेवल पे होते हैं. एनालिसिस 2 लेवल पे होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस. External analysis gives us opportunities and threats. Internal analysis gives us strengths and weaknesses. And collectively we call it SWOT analysis. Collectively इसको हम नाम देते हैं SWOT analysis का. ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर there are 2 levels of analysis, external analysis and internal analysis.
एक्सटर्नल एनालिसिस वो जो इदारे की एनवायरनमेंट के बाहर परफॉर्म किया जाता है, बाहर की एनवायरनमेंट के ऊपर, और इंटरनल एनालिसिस वो जो एक इदारे की एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, इसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। और कलेक्टिवली ये दोनों मिलके हमें जो देते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज SWOT एनालिसिस। बेसिकली देयर आर टू लेवल्स ऑफ एनालिसिस। In organizations, external analysis gives opportunities and threats. Internal analysis gives strengths and weaknesses. External analysis हमें देता है opportunities and threats. Internal analysis हमें देता है strengths and weaknesses, and collectively we call it position analysis. Collectively इसको हम position analysis कहते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली एक्सटर्नल और इंटरनल को हम पोजीशन एनालिसिस कहते हैं। तो पोजीशन एनालिसिस बेसिकली इज व्हाट वी कॉल एज SWOT एनालिसिस। इसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं दैट इज SWOT एनालिसिस। द टूल दैट वी यूज इज SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस जो होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टूल। टेस्ट में आपका यहाँ तक एग्जामिन होगा, यहाँ तक पेज नंबर 58 तक, यहाँ तक है आपका टेस्ट इस चैप्टर का पहला हाफ, ठीक है। कंपैरेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि एक बिजनेस के कंपटीशन को डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। इसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारी कंपैरेटिव इंडस्ट्रीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस का पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। डिस्पाइट ऑल द इंटेलिजेंट टेक्निक्स, फ्राइडे को होगा इंशाल्लाह। डिस्पाइट ऑल द इंटेलिजेंट टेक्निक्स दे मे बी अवेलेबल टू गेट इंफॉर्मेशन, but it becomes very difficult to compete. For example, Kenya flower industry, for example, whilst willing to give general information on their production and marketing, are very reluctant to give away their trade secrets. इसी हर इंडस्ट्री के कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। इसी तरह अदर इंडस्ट्रीज लाइक डायमंड इंडस्ट्री आर वेरी एक्सक्लूसिव इन देयर सेंस दैट फ्यू कंपनीज डोमिनेट, द मोस्ट फेमस बीइंग De Beers। इंडस्ट्री कहते हैं बेसिकली, जो लफ्ज इंडस्ट्री है इसका मतलब होता है कि अलाइक प्रोड्यूसिंग अलाइक प्रोडक्ट्स। एक जैसे इदारे एक जैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें इसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे ये फ्लावर इंडस्ट्री है, इसी तरह डायमंड इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं। Despite any successful organization has to look at the competition, moreover be aware how the nature of competition can guide its strategy। आपका जो कंपटीशन है ये डिफाइन करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसे अगेन ये सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ कमेंट्री है। दीज टू पैराग्राफ्स आर ओनली कमेंट्री। असल कहानी जो है वो शॉर्ट से स्टार्ट होगी, असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये सिर्फ कमेंट्री। जैसे एग्जांपल देता है कि कीनिया की जो फ्लावर इंडस्ट्री है, इट इज फेलिंग इंक्रीजिंगली स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम जिम्बाब्वे। Its response has to be rapid in order to preserve its stance. While Kenya may have been a market leader with the appropriate strategy, जी मैंने बता दिया बेटा, ये पूरा जो हेडिंग 7 बिफोर 7.1 ये सारी की सारी कमेंट्री है। इसमें से सवाल तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, किस तरह कंपटीशन एक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो जिम्बाब्वे एक मार्केट चैलेंजर है, कीनिया एक मार्केट लीडर है, ठीक। तो कीनिया इज नाउ थिंकिंग मोर इन द फ्यूचर टू गो विद अ नीश स्ट्रेटजी। हम डिस्कस करेंगे नीश स्ट्रेटजी क्या होती है एज अ काउंटर एक्शन। तो बेसिकली एज वी सॉ अर्लियर, अनफॉर्चुनेटली हमने कहीं नहीं देखा, ये जहाँ से पैराग्राफ चोरी किया है वो एग्जैक्टली जुमला वो उठा के डाल दिया है। वी नेवर सॉ कि कीनिया वेजिटेबल्स का क्या केस था। अगेन दिस इज नथिंग बट कमेंट्री, जस्ट रीड इट। वैसे यार एडिशनल पैसेज ऐड कर दिया है, फायदा कोई नहीं। इस किताब में से बहुत टाइपोज हैं, बहुत ज़्यादा टाइपोज हैं। देखो ना कितना ये बुरा कमेंट डाला हुआ है। एज वी सॉ अर्लियर, दिस सर्टेनली वाज द केस विद कीनियन वेजिटेबल्स।
हमने कहीं नहीं पढ़ा कीनियन वेजिटेबल का केस, सो वी नेवर सॉ दैट। ओके, एनवायरमेंटल एनालिसिस में हमने एक मैक्रो एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, पेस्ट एनालिसिस। फिर माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल आइडेंटिफाई किया टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अगेन पेस्ट का भी पर्पस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और 5 फोर्सेस का भी पर्पस अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। इन एडिशन वी ऑल्सो कंडक्ट अ पोजीशन एनालिसिस। पोजीशन एनालिसिस कहते हैं वो फैक्टर्स जो एक इदारे के अंदर पाए जाते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो बेसिकली एनालिसिस जो है वो 2 लेवल पे होते हैं। एनालिसिस 2 लेवल पे होते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस। External analysis gives us opportunities and threats. Internal analysis gives us strengths and weaknesses. And collectively we call it SWOT analysis. Collectively इसको हम नाम देते हैं SWOT analysis का। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर there are 2 levels of analysis, external analysis and internal analysis. External analysis वो जो इदारे की environment के बाहर परफॉर्म किया जाता है, बाहर की environment के ऊपर, और internal analysis वो जो एक इदारे की environment के अंदर इंटरनल लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, इसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। और कलेक्टिवली ये दोनों मिलके हमें जो देते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज SWOT एनालिसिस। बेसिकली देयर आर 2 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। इन ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सटर्नल एनालिसिस gives opportunities and threats. Internal analysis gives strengths and weaknesses. External analysis हमें देता है opportunities and threats. Internal analysis हमें देता है strengths and weaknesses, and collectively we call it position analysis. Collectively इसको हम position analysis कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली एक्सटर्नल और इंटरनल को हम पोजीशन एनालिसिस कहते हैं। तो पोजीशन एनालिसिस बेसिकली इज व्हाट वी कॉल एज SWOT एनालिसिस। इसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं दैट इज SWOT एनालिसिस। द टूल दैट वी यूज इज SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस जो होता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टूल। इस पे पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। सो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, हाँ, तो इसे SWOT कहते हैं। स्ट्रेंथ वीकनेसेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स जो हैं ये एक्सटर्नल है। तो SWOT एनालिसिस एक टेक्निक है टू आइडेंटिफाई द की फैक्टर दैट माइट अफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। सो SWOT एनालिसिस एक टूल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिटरमिन करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो, हाँ ये एग्जैक्टली ये मार्केटिंग का बड़ा एक मशहूर टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मार्केटिंग। तो strengths are the internal strengths that come from the resources. Weaknesses are the internal weaknesses that come from the resources. Again, opportunities are the external factors जो हमने पहले भी define किया था in the beginning of the chapter, which can be exploited so that some strategic objectives can be achieved. ठीक है, किसी भी फर्म के strategic objectives को achieve करने के लिए आप external environment के अंदर opportunities जो हैं उनको exploit करते हैं, और थ्रेट्स वो फैक्टर हैं जो किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं। दे क्रिएट नेगेटिव और एडवर्स इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इन्हें हम थ्रेट्स कहते हैं। तो कलेक्टिवली वी कॉल इट SWOT एनालिसिस। ये क्वेश्चन पेपर में आया था अभी रिसेंटली और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 नंबर का सवाल था। स्ट्रेंथ्स आपके इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वीकनेसेस आपके कंट्रोलेबल इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। जी, मार्केटिंग का काफ़ी सारा पोर्शन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मौजूद है। यस, BMBS में काफ़ी सारा पोर्शन मार्केटिंग का है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होते हैं और ये एक्सप्लॉइट करने वाले होते हैं। और थ्रेट्स जो हैं ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके लिए नेगेटिविटी लेके आते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं। रिमेंबर, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विल ऑलवेज बी अनकंट्रोलेबल, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कैन ऑलवेज बी कंट्रोलेबल। फॉर एग्जांपल, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का केस दिया गया। एक स्मॉल कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है उसका SWOT एनालिसिस करके दिखाया गया। उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज, हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट,
हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस्ड इक्विपमेंट, पेटेंट कहते हैं कॉपीराइट्स के 6 प्रोडक्ट सिर्फ आप बना सकते हैं। हाई प्रॉफिट मार्जिन। वीकनेसेस क्या है? स्लो प्रोग्रेस विद द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े स्लो मूव करते हैं। पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्वर्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंपनी का बड़ा पुअर रिकॉर्ड है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बहुत देर बाद या बहुत पुअरली कन्वर्ट करती है फाइनल प्रोडक्ट में। रिसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ गई है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है जी? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द टोटल मार्केट डिमांड बड़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। नवीद बॉस्टन कंसल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वो फाइनल में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बट यस, सॉर्ट के अंदर जो आपके स्टार्स होते हैं दे माइट ऐड इनटू योर स्ट्रेंथ्स। फॉर एग्जांपल जो डॉग प्रोडक्ट्स हैं दे माइट ऐड इनटू योर वीकनेस। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो अभी चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी लोग ये कमेंट डिस्कार्ड कर दें, ये कुछ नहीं था। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस कमेंट। सो अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं दे आर द फैक्टर्स विच यू मे एक्सप्लॉइट इन द पॉजिटिविटी। न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन एक्सप्लॉइटेड, ये भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं साइंस में जो अभी तक होनी बाकी है। रिसेंट मर्जर ऑफ 2 मेजर कंपैरेटर्स, ये थ्रेट है। 2 बड़े बड़े कंपैरेटर्स मर्ज हो गए विच कैन ऐड इनटू योर कंपटीशन। और गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दी हैं न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये भी एक थ्रेट है आपके लिए। अभी पेपर में बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, एग्जामिनर पुट अ क्वेश्चन एग्जैक्टली यू वुड से कि काश ये वाला क्वेश्चन हमें आ गया होता। लेट मी शो यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द रीसेंट पास्ट। अभी जो अटेम्प्ट गुजरी है सितंबर 19 की, उसके अंदर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया था एंड द क्वेश्चन वाज, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। Okay, so this is the examination. ओके जी, ये क्वेश्चन था। एक शॉर्ट मैट्रिक्स दी गई है आपको, ठीक है। प्रो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की स्मॉल कंपनी है जो कि फार्मा प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन क्या है जी, डिफरेंट हेड्स को डिफरेंटली पुट किया गया, यानी जो हेड्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द अबव मैट्रिक्स एंड रीक्लासिफाई द इंफॉर्मेशन अंडर द करेक्ट हेडिंग। एग्जैक्टली किताब वाली मैट्रिक्स है, एग्जैक्टली। स्ट्रेंथ क्या है? फॉर एग्जांपल हाई प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। और इसके अलावा हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस इक्विपमेंट भी स्ट्रेंथ है, पेटेंट ऑफ 6 प्रोडक्ट भी स्ट्रेंथ है। तो ये अलग अलग करके उन्होंने दे दी हैं, ये सारी स्ट्रेंथ में आ जाएंगी। अच्छा, वीकनेसेस क्या है? रिसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, ये वीकनेस है फॉर एग्जांपल। स्लो प्रोग्रेस, ये वीकनेस जो है ये सही जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, एग्जैक्ट ये वाली मैट्रिक्स जो है इसको हौच पौच कर दिया। सिर्फ हेडिंग्स जो है वो, मतलब आपको करेक्ट हेडिंग में पॉइंट्स डालने हैं, दैट्स इट। ये वाला पॉइंट उठा के स्ट्रेंथ में आएगा, ये वाला पॉइंट भी, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो स्ट्रेंथ में आएंगे, ठीक है। न्यू साइंटिफिक ये अपॉर्चुनिटी में आएगा, इट विल कम डाउन। हाईली स्किल्ड, ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ है आपकी, ये थ्रेट है, दिस इज थ्रेट। रिसेंट मर्जर ऑफ 2 कंपैरेटर्स। अरे बात समझ, क्या करना है इस क्वेश्चन में आपने? 8 नंबर का सवाल है ये। दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ 8 मार्क्स। दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने क्या करना है? आपने सिंपल सी, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मेरा ख्याल है जिस स्टूडेंट ने ये 8 नंबर पूरे स्कोर कर दिए होंगे, ही वुड हैव डेफिनेटली स्कोर्ड द पेपर क्वाइट इजीली। इस तरह के भी बाज़ दफ़ा हलवे सवाल आ जाते होते हैं पेपर के अंदर। So this was one of the easiest question that can ever attempt, ever appear in the examination. जी ज़ाहिबा, I was telling कि ये क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया है, दिस क्वेश्चन सॉर्ट एनालिसिस का, ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं सॉर्ट के, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पास पेपर में अपेयर हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था एग्जामिनेशन का। सिर्फ हेडिंग्स डिफरेंट है, ओनली द हेडिंग्स आर डिफरेंट, अदरवाइज एग्जैक्टली सेम जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ रिक्लासीफाई करने, मीन सही हेड में इंफॉर्मेशन डालनी है। यू ओनली हैव टू रिक्लासीफाई द इंफॉर्मेशन इन द राइट हेड, इन द करेक्ट हेड, ठीक है। एक क्वेश्चन यह आया था
एक क्वेश्चन सॉर्ट के ऊपर आया था, साथ साथ सॉर्ट का सवाल भी डिस्कस कर लेना पहले। तो सॉर्ट का एक क्वेश्चन ये था, एक और सवाल आया था सॉर्ट एनालिसिस के ऊपर। ओके, हाँ ये है जी सॉर्ट का क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन डाला वैल्यू चेन के बाद हुआ, आइडिया ही सॉर्ट के बाद आना चाहिए था। ओके, ये क्वेश्चन है जी सॉर्ट का। ईट स्मार्ट, ईट स्मार्ट एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है, मैनेज्ड बाय मिस्टर एंड मिसेस खान। ईट स्मार्ट हैज बीन एंजॉयिंग हाई प्रॉफिट्स, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, ये भी स्ट्रेंथ है। हाईली रिगार्डेड एज इट्स प्रीमियम क्वालिटी डाइट, ये भी स्ट्रेंथ है। ओके, ये सारी इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। द फूड इज प्रिपेयर्ड अंडर सुपरविजन ऑफ मिसेस खान, अ फॉरेन क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, ये भी इसकी स्ट्रेंथ है। हु हैज हायर्ड अ टीम ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ, ये भी स्ट्रेंथ है। हैविंग साउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। Mr. Khan is a marketing graduate. He looks after supply chain activities, from ordering and safe storage of ingredients to deal with the customer complaints and encouraging feedback. At present, ES is offering only takeaway. ये weakness है. It's a weakness. सिर्फ takeaway service offer करते हैं. Dining services not yet being offered. ये भी weakness है. Due to the fact that Mr. and Mrs. Khan have been busy in managing routine work. ये भी weakness है. Over committed है routine work के अंदर. ES relies on word of mouth and social media pages for promoting the business. Given the low setup cost and growing demand opportunity है, healthy food की growing demand opportunity है. Number of new online businesses have entered, ये competition है, ये threat है. Some restaurants have also started offering separate diet food menus, ये भी threat है, ठीक है ना, उनका competition बढ़ गया. Be Fit, a chain of fitness center, has approached ES to partner with them in preparing diet plans and meals for its member. Partnering with BF would mean hiring of additional staff at the various level of operation and management. तो ये बेसिकली दो मॉडल्स का सवाल है, एक शॉर्ट एनालिसिस है, दूसरा वैल्यू चेन है. वैल्यू चेन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो अभी हम वैल्यू चेन का सवाल यहाँ नहीं देखेंगे. एग्जैक्टली कॉटलर वाली ही किताब की एग्जाम्पल है. तो देखें स्ट्रेंथ्स क्या क्या है. मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय क्वालिफाइड पर्सनल, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, हाई क्वालिटी डाइट फूड, और भी स्ट्रेंथ्स हैं लेकिन यहाँ सिर्फ दो हैं. वीकनेसेस क्या है. हाई रिलायंस ऑन फैमिली मेंबर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली जो ओवर कमिटेड है. नो डाइन इन सर्विसेज, ओनली टेक अवे. अपॉर्चुनिटीज क्या है. पार्टनरशिप विद बीफिट टू एक्सपैंड द बिजनेस, स्टार्ट ऑफरिंग डाइन इन सर्विसेज एज क्लाइंट बेस इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग डिमांड, अपॉर्चुनिटी है. थ्रेट्स क्या है. थ्रेट्स लिखे नहीं हो, जस्ट लुक एट इट, थ्रेट्स लिखे ही नहीं हो. खैर, थ्रेट्स क्या है. इंक्रीज्ड कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये थ्रेट है. गवर्नमेंट माइट इम्पोज एनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन द फूड बिजनेस, गवर्नमेंट को रेगुलेशन इम्पोज कर सकती है फूड बिजनेस के ऊपर, ये भी थ्रेट है. फिर किताब में थ्रेट नहीं लिखे हुए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, देयर आर नो थ्रेट्स रिटन ओवर हियर. तो थ्रेट्स आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं या इसका सोल्यूशन निकाल लें आप. ये मेरा ख्याल है, ये अटेम्प्ट कौन सी है, एक मिनट, लेट मी टेल यू द अटेम्प्ट. इसकी अटेम्प्ट आपको मैं बताता हूँ. इसकी अटेम्प्ट okay जी. so this question belongs to ये question number 1 part A. this is September 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है. मार्च 2018 में पेस्टल आया था, सितंबर 2018 में सॉर्ट आया था. तो सितंबर 2018 की अटेम्प्ट है, इसका सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा, यू मे फाइंड इट ऑन इन द सोल्यूशन, ठीक. तो ये दो काफ़ी हैं क्वेश्चन सॉर्ट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है जी. कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी. आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट करेंगे क्योंकि लेट स्टार्ट की थी एंड आई हैव टू मूव. तो कल हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है. टुमारो विल टॉक अबाउट कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह. परसों हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और इसका एक क्विक रिकैप करेंगे परसों. फ्राइडे को इसके पहले हाफ का टेस्ट होगा, ठीक है जी. कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑलवेज कम एंड डिस्कस इट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. चलें कल इंशाल्लाह करते हैं कंटिन्यू. थैंक यू, खुदा हाफिज़.